आपको यह बताएंगे कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद बीजेपी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में उपचुनाव क्यों हार गई। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जहां हिंदुओं की आबादी 98% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 1.2%। लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस से हार गई और इस हार के बाद ये नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अब हिंदू ही बीजेपी को चुनाव में हराने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को असली हिंदुत्व वर्सेस बीजेपी के हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी यही संदेश दिया है कि देश को बीजेपी के हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है और देश के लोग अब जागरूक हो गए हैं। लेकिन आज हम आपको बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का वो सच बताएंगे जो विपक्षी दलों के नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। यह बात सच है कि बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में हार गई, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि इन उपचुनावों से पहले भी बद्रीनाथ की सीट बीजेपी के पास नहीं थी, बल्कि यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। वर्ष 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी पूर्ण बहुमत से इन चुनावों में जीतने के बाद भी बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस पार्टी से हार गई थी और यह सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी। और इसलिए यह कहना कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद अब बद्रीनाथ के हिंदुओं ने भी बीजेपी को हरा दिया, यह पूरी तरह से सही बात नहीं है। बद्रीनाथ की सीट पर आज तक कुल 6 चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं और सिर्फ 2 बार बीजेपी बद्रीनाथ की सीट से जीती है। इससे यह पता चलता है कि इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ पहले से ही मजबूत है और बीजेपी पहले से ही इस सीट पर काफी कमजोर रही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस जीत को देश के सामने ऐसे पेश कर रही है जैसे हिंदू वोटर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो चुका है और अब देश के कट्टर हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। इसीलिए बीजेपी पहले अयोध्या हारी और अब बद्रीनाथ की सीट भी हार गई, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का कारण हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, बल्कि इस हार का कारण है दल बदलू नेताओं को बीजेपी द्वारा टिकट देना। यानी बीजेपी अपनी गलती से वहां पर हारी है। बीजेपी ने बद्रीनाथ के उपचुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी को अपना उम्मीदवार बनाया था और भंडारी साहब वही नेता हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी ने ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और वो बद्रीनाथ सीट पर चुनाव जीत गए थे। यानी राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ की विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे। लेकिन इसके बाद राजेंद्र सिंह भंडारी ने बद्रीनाथ सीट से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और इसके बाद जब बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को पीछे छोड़कर कांग्रेस से आए इंपोर्टेड नेता राजेंद्र सिंह भंडारी को अपना उम्मीदवार बना दिया और यह बात ना तो बीजेपी के वोटर्स को पसंद आई और ना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छी लगी और उन्होंने बद्रीनाथ में बीजेपी को उपचुनाव में हरा दिया। वही राजेंद्र सिंह भंडारी जो पिछले चुनाव में जीत गए थे क्योंकि वो कांग्रेस से लड़े थे, वही भंडारी साहब अब बीजेपी की टिकट पर अपनी ही सीट से जब लड़े तो हार गए और इस बार बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लगभग 9% ज्यादा वोट मिले हैं, 9.5%। इन नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी बद्रीनाथ में हिंदुओं की वजह से नहीं हारी, इसलिए बद्रीनाथ के हिंदुओं को दोष देना सही नहीं है, बल्कि बीजेपी हारी है दल बदलू नेताओं को टिकट देने की वजह से। और इस बात को आप कुछ और सीटों के नतीजों से भी आज समझ सकते हैं। इस बार 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन 11 में से उसने 6 सीटों पर यानी 55% सीटों पर ऐसे नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया था जो चुनाव से पहले ही दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन इन 6 में से 4 दल बदलू उम्मीदवार चुनाव हार गए और इन दल बदलू नेताओं के कारण इन उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। बद्रीनाथ के अलावा बीजेपी पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट
और हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ और देहरा विधानसभा सीट पर भी दल बदलू नेताओं को टिकट देने के कारण उपचुनाव में हार गई और 7 राज्यों की 13 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में भी यही गलती की थी और लोकसभा के नतीजों से भी बीजेपी ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने 110 सीटों पर दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट दिया था और तब भी इनमें से 69 दल बदलू नेता, 69 इंपोर्टेड नेताओं ने बीजेपी को चुनाव में हरवा दिया। 110 इंपोर्टेड नेताओं को टिकट दिया था बीजेपी ने, जिसमें से 69 हार गए। हालांकि यहां एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि इस बार जिन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें ही थीं। यानी बीजेपी के पास पहले से ही खोने के लिए कुछ खास नहीं था और ये तीनों ही सीटें पश्चिम बंगाल में थीं। लेकिन इस बार वहां इसी दल बदलू वाले फॉर्मूलों को लगाकर ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की तीनों सीटों में चुनाव जीत लिया और इनमें भी 2 सीटों पर टीएमसी के वो नेता चुनाव जीते जो बीजेपी से टीएमसी में आए हैं। यानी टीएमसी जब इंपोर्टेड नेताओं को टिकट दे रही है, खास तौर पर जो उन्होंने बीजेपी से इंपोर्ट किए हैं, तो टीएमसी जीत रही है। लेकिन जब बीजेपी दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टी के लोगों को लाकर टिकट दे रही है बड़ी संख्या में, वो सारे नेता हार रहे हैं। टीएमसी ने बीजेपी की 3 सीटें और अपने हिस्से की 1 सीट इन उपचुनाव में बड़े अंतर से जीती और इन सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10 से 26% कम हुआ है। और इसका कारण यही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी के डर से बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया ही नहीं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव के बाद वो डरे हुए हैं, छिपकर बैठे हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर निकले तो टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं या फिर उन्हें, उनके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें यह बताया था हमने कि बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में पार्टी के लिए काम किया, वो सारे कार्यकर्ता अब बीजेपी के दफ्तरों में छिपकर टीएमसी के लोगों से अपनी जान बचा रहे हैं। और इसी डर का कारण है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में कोई खास काम नहीं किया, मेहनत नहीं की और बीजेपी का वोट शेयर इन चुनावों में ऐतिहासिक रूप से कम हुआ और वो 4 सीटों पर चुनाव हार गई। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा ही नहीं था। और बिहार में भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू एक सीट पर उपचुनाव हार गई और इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं और डीएमके और आम आदमी पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। ये 13 सीटों के उपचुनावों के सारे नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। अब इन उपचुनावों का, कहने को तो ये विधानसभा की सीटें हैं और उपचुनाव हैं, लेकिन इन 13 सीटों पर ही जो नतीजे आए हैं, अब लोग उसे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के लोगों का जो मूड है वो इस नतीजे से दिखाई देता है। ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा, उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती, कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में जीती। पिछले चुनाव के मुकाबले जो 2 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले 13,000 अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी वहां पर लाई है। और बद्रीनाथ तो पहले से ही कांग्रेस की सीट थी, वहां से कांग्रेस जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोटों की गणित में फायदा हुआ है और जो विधानसभा के अंदर जो संख्या बल है
वो बराबर है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का लॉस नहीं है। तो बीजेपी को लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें भी एक ही बात सामने आई, और अब जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी वही बात सामने आ रही है। वो ये कि बीजेपी जब दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट देती है तो वो नेता अक्सर चुनाव हार रहे हैं, बड़ी संख्या में चुनाव हार रहे हैं। और बीजेपी को यह सबक लेना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए, अपनी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाए, बजाय इसके कि दूसरी पार्टियों को नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर उन पर भरोसा करे और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की अनदेखी करती रहे। उसका कारण यह है कि वो बात ना तो लोगों को पसंद आ रही है, यानी बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आ रही कि पिछली बार जिस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था, इस बार अब चुनाव में वो उसी उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से वोट देंगे। और ये बात लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी इस बात को पसंद नहीं करते। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं कि पिछले 20 साल से हम जिस नेता के खिलाफ पोस्टर लगाते आए हैं, पिछले 20 साल से हम जिस नेता और जिस पार्टी के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार करते आए हैं, लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं, जिस नेता के खिलाफ नारे लगाते थे 2 महीना पहले तक, आज उसी नेता के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, आज उसी नेता की जिंदाबाद उसी नेता का कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? और बड़ी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती थी। उसने हमेशा लोगों को यह कहा है कि हम अलग हैं, हम बाकियों के जैसे नहीं हैं। ये पहले काम कांग्रेस किया करती थी, दूसरी पार्टियों के जो इंपोर्टेड टैलेंट हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी में ले लें, या दूसरी पार्टियां किया करती थी। बीजेपी में ये नहीं होता था। उसका कारण बीजेपी का नुकसान हो रहा है। बीजेपी का लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी आने वाले कुछ समय में सही साबित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव नतीजा आने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, और इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं शामिल थे। प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल थे। और यह पहली समीक्षा बैठक थी जिसमें इस बात की समीक्षा होनी थी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। और इस पहली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण बताए हैं, जिनमें पहला कारण उन्होंने अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस को बताया है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जिस तरह विरोधी दलों ने हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया, उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कही कि भीतरघात के कारण बीजेपी चुनाव में कमजोर हुई है। यह बहुत बड़ा आरोप है। 2 आरोप बहुत बड़े हैं। एक, भीतरघात का मतलब आप समझ लीजिए, उसका मतलब यह है कि पार्टी के लोग आपस में ही पार्टी का नुकसान कर रहे थे। पार्टी का नुकसान पार्टी के अपने लोगों ने अंदर ही अंदर किया और बीजेपी के अंदर षड्यंत्र चल रहे थे, इसका यह मतलब है। और यह बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप जो उन्होंने लगाया वो भी गंभीर आरोप है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस था, जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी तो 400 सीटें आ ही जाएंगी। चौथा कारण उन्होंने बताया, विपक्षी दलों ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताकर जो अफवाह फैलाई, उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और वो अफवाह लगातार सोशल मीडिया पर फैल गई। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की हार के लिए सोशल मीडिया को भी एक बहुत बड़ा कारण बताया है। और वो अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।
जानते हुए दुनिया की ताकतें जानती हैं, ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगी। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने ये सारी बातें लगभग सही ही कही हैं, और जो सोशल मीडिया की उन्होंने बात कही है उसमें सच्चाई ये है कि 2014 में जब बीजेपी चुनाव जीतकर आई, लोकसभा का चुनाव, उस समय बीजेपी ने सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया। सोशल मीडिया तब नया था और बीजेपी ये समझ गई थी कि चुनाव में सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करना है, और बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। और सोशल मीडिया का ये जो गेम था, ये बीजेपी ने सबसे पहले इसको समझ भी लिया था और साध भी लिया था। इसलिए बाकी के विपक्षी दल, कांग्रेस जैसी पार्टियां इस गेम को समझ नहीं पाई और वो सोशल मीडिया के इस युद्ध में काफी पीछे रह गई, इस रेस में पीछे रह गई। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के इस गेम को न सिर्फ समझ लिया बल्कि उसे बहुत अच्छी तरीके से साध भी लिया। और इन चुनाव में खास तौर पर जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की टीम है, जो आईटी सेल है, उसने बहुत जबरदस्त काम किया। और उस काम में यह भी शामिल था कि अफवाहें फैलाई जाएं, और एक बार अगर ये अफवाह सोशल मीडिया पर फैल गई कि बीजेपी 400 सीटें अगर जीत गई तो वो संविधान को बदल देगी, उसके बाद ये अफवाह आग की तरह फैली और विरोधी दलों के जो आईटी सेल थे, सोशल मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी इस अफवाह को लगातार फैलाया और देश की जनता ने शायद इस पर यकीन कर लिया, जिससे बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए जिस सोशल मीडिया को बीजेपी 2014 में लेकर आई थी चुनाव के मैदान में, आज उसी सोशल मीडिया की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी को आईटी सेल अपना और बाकी की जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है उसे और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है और उन्हें कांग्रेस से बराबरी नहीं, एक कदम आगे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो चुनाव लड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हैं। सारा नैरेटिव, पूरी कहानी, सारा चुनाव प्रचार सब सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो अपना एनालिसिस ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया। वो कहते हैं कि भीतर घात हुआ है जिससे पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। वो कहते हैं कि पार्टी के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अति आत्मविश्वास की वजह से भी पार्टी हारी। ये दोनों बड़े गंभीर आरोप हैं और ये जो दोनों चीजें हैं, अति आत्मविश्वास और भीतर घात, ये उन पार्टियों में होता है जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है। ये सत्ता का साइड इफेक्ट होता है। जो भी पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है उसी में भीतरघात भी होते हैं, क्योंकि पूरी लड़ाई पार्टी के अंदरूनी सत्ता के लिए भी होती है और उसी में आत्मविश्वास भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और बीजेपी क्योंकि अब 10 साल से सत्ता में है, इसलिए उसमें भी वही समस्या आने लगी हैं जो पहले कांग्रेस में आती थी। पहले बीजेपी एक बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती थी। बीजेपी जैसी पार्टी में जो है भीतरघात हो ही नहीं सकता और अति आत्मविश्वास भी नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्ता के साइड इफेक्ट्स हैं। पर अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में, उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे सहमत नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार संगठन और पार्टी से बड़ी नहीं हो सकती, संगठन बड़ा होता है सरकार से। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था और इस वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो उत्तर प्रदेश में नाराज थे, क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, उनके काम नहीं हो रहे थे और उन्हें लगता ही नहीं था कि हमारी पार्टी की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश को चला रही है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो सरकार अगर संगठन को काटने लगेगी तो संगठन भी फिर सरकार को काटने लगेगा और इससे नुकसान दोनों का होगा, सरकार का भी नुकसान और संगठन का भी नुकसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयानों में विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जो इशारा कर रहे हैं वो इस तरफ कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जो इशारा कर रहे हैं वो इस तरफ कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से ऐसा लगता है कि वो इस हार के लिए अति आत्मविश्वास को बड़ा कारण बताकर इसके लिए शायद इनडायरेक्टली दिल्ली को जिम्मेदार बता रहे हैं, दिल्ली से आने वाले नेताओं या दिल्ली में जो रणनीति बनती है उसे जिम्मेदार बता रहे हैं, दिल्ली की तरफ उंगली उठा रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ऐसा लगता है कि वो इस हार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताना चाहते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी उत्तर प्रदेश से इस तरह की बहुत खबरें आई थी, जिससे यह बताया गया था जिनमें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ना तो स्थानीय पुलिस थानों में कोई सुनवाई होती है, ना ही सरकारी प्रशासन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई हो रही है, ना ही उनका कोई काम सरकार में होता है। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष है ग्राउंड पर और इसीलिए उन्होंने चुनाव में इस बार ज्यादा मेहनत ही नहीं की, क्योंकि जो स्थानीय नेता होते हैं, जो जिला स्तर के नेता होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं का काम लेकर लखनऊ जाते हैं, क्योंकि वो इसी बात पर अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी सरकार आएगी तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन जब सारे काम रुक जाते हैं तो वो भी किस मुंह से कार्यकर्ताओं के पास जाएं और उनसे कहें कि आप दिन रात बीजेपी के लिए मेहनत कीजिए, जिस सरकार में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान ही नहीं हो रहा। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली का काफी करीबी माना जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों जो उंगलियां हैं एक दूसरे पर उठ रही हैं। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की थी क्या वो सही साबित हो सकती है। और केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। देखिए, चुनाव प्रचार में बहुत सारे हथकंडों का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है, नारों का भी इस्तेमाल होता है, दुष्प्रचार भी होता है। लेकिन चुनाव प्रचार में कई बार मनोविज्ञान का भी इस्तेमाल होता है और अरविंद केजरीवाल ने इस बार मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया चुनाव से ठीक पहले जिस बयान से आग लग गई और उस बयान ने बहुत सारी गलतफहमियां बीजेपी में क्रिएट कर दी। और इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बीजेपी के नेताओं पर कहीं ना कहीं जरूर पड़ा होगा और हो सकता है योगी आदित्यनाथ पर भी पड़ा हो। लेकिन आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, लेकिन समीक्षा चल रही है और समीक्षा का मतलब होगा कि पोस्टमार्टम किया जाएगा और हर कारण को समझा जाएगा। बीजेपी आज भी सबसे अनुशासित पार्टी मानी जाती है, सबसे बड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और बीजेपी असफलता को बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए उनका जो नेतृत्व है वो तुरंत इस काम में अब लग चुका होगा कि जो भी गलतियां हुई हैं, जो कमियां रही हैं, उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। ये काम शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपको बहुत जल्द
दो तरह की चीजें मिलेंगी। आपको मतभेद भी देखने को मिलेंगे, आपको विरोधाभास भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आपको वो खबर बताएंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे भारत में भी उसकी चर्चा हो रही है, और वो ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। और भारत में भी और दुनिया में भी चर्चा ये हो रही है कि ट्रंप पर हुआ ये जानलेवा हमला ही क्या डोनाल्ड ट्रंप का इस चुनाव में आखिरी ट्रंप कार्ड है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप का ट्रंप कार्ड क्या है और क्या इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरों में हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने ऊपर यह हमला करवाया और वो लोगों में अपने लिए इस हमले के बाद सहानुभूति पैदा करके राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए जब यह हमला हुआ तो उन्हें कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, नहीं, वरना जानलेवा हमले के बाद तो किसी भी व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लेकिन तस्वीरों में तो वो हंस रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी तस्वीरें फेक हैं, नकली हैं, और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। और इस हमले की जो असली तस्वीरें हैं उनमें ना तो डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं और ना ही उनके सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर कहीं कोई हंसी है। दोनों तस्वीरें आपको पूरी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, देखिए। एक तरफ फेक तस्वीर है ऊपर और नीचे, और असली जो तस्वीर है जिस पर हमने रियल लिखा है, ये असली तस्वीर है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, किसी भी तस्वीर को बदला जा सकता है। सच्चाई यह है कि इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून बह रहा था और वो इस तरह से मुट्ठी बंद करके जोर से अपने समर्थकों से फाइट करने के लिए कह रहे थे। तो एक बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद भी घबराए नहीं और वो पूरे एक फाइटर की तरह अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अब उन्हें यह जंग लड़नी पड़ेगी और इस जंग को जीतना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला 13 जुलाई को अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में हुआ और इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप पर कुल मिलाकर 8 गोलियां चलाई गई थी। तो पहली बात तो यह जान लीजिए, 8 गोलियां चली हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, 1-2 नहीं। और इनमें पहले राउंड में जो 3 गोलियां चली उनमें एक गोली उनके दाएं कान को छूकर निकल गई और इसी में वो घायल भी हो गए और बाल बाल बच गए। सोचिए, दाएं कान को टच करके अगर गोली निकल जाए तो आप सोचिए कि कितना बाल बाल वो बचे होंगे। गोली लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे बैठ गए और इसके बाद 5 गोलियां और चली और इन गोलियों में से भी वो किसी तरह से बाल बाल बच गए। ये गोलियां उन तक नहीं पहुंची, उनके शरीर तक नहीं पहुंची। और जिस 20 वर्ष के लड़के ने ये गोलियां चलाई, ये भी सोच लीजिए, वो लड़का सिर्फ 20 साल का है हमलावर, वो डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था, 150 मीटर की दूरी पर, और उसने एक फैक्ट्री की छत पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप पर यह गोलियां चलाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हुआ उसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन देखकर अपना भाषण नहीं पढ़ना चाहते थे, बल्कि उनका कहना था कि वो इस रैली में लोगों से खुलकर बात करना चाहते हैं और वो सिर्फ आंकड़े देखने के लिए ही टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन पर देखेंगे। और बाद में यही हुआ जिसके कारण हमलावर का निशाना चूक गया। पहले तो आपको बता देता हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है। टेलीप्रॉम्प्टर सामने जो कैमरा होता है उसी कैमरे के ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है और भाषण का जो पूरा टेक्स्ट होता है वो टेलीप्रॉम्प्टर पर आता रहता है। और बहुत सारे नेता जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं भाषण देने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के उनकी जो टीम थी वो ये चाहती थी कि पूरा भाषण उनका टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ दिया जाए और वो पढ़ते पढ़ते अपना पूरा भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से लोगों को बता सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि जब आप भाषण पढ़ते हैं तो उसमें आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, वो बड़ा नकली लगता है और असली बात दिल से तब आती है जब आप बिना पढ़े अपना भाषण देते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जब आप टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर बोल रहे होते हैं तो आप सीधे सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हैं, जिस तरफ टेलीप्रॉम्प्टर होता है। देखिए, ये टेलीप्रॉम्प्टर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। ये न्यूज इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, टीवी चैनल्स के स्टूडियोज में भी इस्तेमाल होता है और यही
इस समय देखिए, जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं अभी, वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लगी हुई है जो मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, अभी आप पढ़ देखते जाएंगे। अपने भाषण के दौरान कुछ आंकड़े देखने के लिए वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन की तरफ जब उन्होंने अपना सिर घुमाया, तो उसी दौरान सिर्फ 1 मिली सेकेंड के फर्क से हमलावर की गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर से उस दिन अपना भाषण पढ़ा होता तो उनकी जान न बचती और वो शायद बुरी तरह से घायल हो जाते या इस हमले की चपेट में आ जाते। लेकिन क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए वो इधर उधर देखकर बात कर रहे थे। कभी इधर देखते थे, कभी लोगों को उस तरफ देखते थे। यानी उनका जो चेहरा था और उनकी जो बॉडी थी वो लगातार हिल रही थी, और इसी की वजह से उस लड़के का निशाना चूक गया। और आप ये समझ लीजिए कि आधा इंच का भी जो आधा हिस्सा होगा उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गए। अगर इस हमले के दौरान डोनाल्ड ट्रंप उस 1 मिली सेकेंड में अपना सर न घुमाते तो यह गोली उनके माथे और आंख के पास उन्हें लग चुकी होती, जिसमें उनकी जान जा सकती थी। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े देखने के लिए अपना सिर उस तरफ घुमाया, और इसीलिए वो इस हमले में बच गए। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस हमले को शक की नजरों से देख रहे हैं। और आप भी इस हमले का आज पूरा वीडियो जरा देखिए। आज पूरा वीडियो आपके लिए निकाल कर लाए हैं कि जब यह हमला हुआ है, आप भी देखिए कैसे यह हमला हुआ। Take a look at what happened. Take a look at what happened. Get down! Get down! I got you. Let me get my shoes. Hold on, your head. One. So we gotta move to. यह हमले का पूरा वीडियो था। लेकिन इस हमले के बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, और एक सवाल यह भी है कि जिस अमेरिका के पास FBI है, जिस अमेरिका के पास CIA है, उस अमेरिका के पास सीक्रेट सर्विस है, दुनिया की सबसे आधुनिक पुलिस है, दुनिया के सबसे आधुनिक सर्वेलांस के सिस्टम्स हैं, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं। उस अमेरिका में एक पूर्व राष्ट्रपति पर इतना बड़ा जानलेवा हमला आखिर कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में लोग FBI की तारीफ करते हैं। सीक्रेट सर्विस को ऐसा माना जाता है कि उसके सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता। अमेरिका के पास CIA है, बड़ी आधुनिक पुलिस है, बड़े आधुनिक हथियार है। तो फिर यह कैसे हुआ? जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की होती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है। और सीक्रेट सर्विस के जवान इतने सक्षम माने जाते हैं कि वो अपने राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति की युद्ध क्षेत्र में भी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में सीक्रेट सर्विस के जवानों से एक नहीं बल्कि तीन बहुत बड़ी चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, जिससे अब उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती सीक्रेट सर्विस से यह हुई कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस हमलावर को पहले ही राइफल के साथ एक फैक्ट्री की छत पर जाते हुए देख लिया था, और उन्होंने इसकी जानकारी सीक्रेट सर्विस को दी भी। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस इस हमले को रोक नहीं पाई। दूसरा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त भाषण दे रहे थे, उस समय हमलावर सीक्रेट सर्विस के निशाने पर था, यानी सीक्रेट सर्विस के जवानों की नजर उस पर थी और वो उनके निशाने पर था। और एक जवान ने स्नाइपर गन से इस हमलावर को अपने टारगेट में लॉक कर रखा था, अपने टारगेट पर लॉक करके रखा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने 3 मिनट तक उस हमलावर को न्यूट्रलाइज नहीं किया और उस पर गोली नहीं चलाई। 3 मिनट तक इस हमले का इंतजार करते रहे और हमलावर को गोली चलाने के समय उन्होंने रोका नहीं। यानी आप सोचिए कि सीक्रेट सर्विस ने उस लड़के को ऊपर जाते हुए देखा, उसके हाथ में राइफल है ये भी देख लिया, वो दिखाई दे रहा है,
सीक्रेट सर्विस के एक जवान ने अपनी स्नाइपर गन के टारगेट पर उसे लॉक करके रखा हुआ है। वो जब चाहे उसको मार सकता था, फिर भी ये लोग इंतजार करते रहे और उन्होंने इस लड़के को गोली चलाने दी। तीसरी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था, तब महिला सुरक्षाकर्मी चश्मा लगाने की कोशिश कर रही थी, अपना चश्मा ठीक कर रही थी, जिससे इससे हमले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीक्रेट सर्विस के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया जाता है कि वो 150 मीटर के दायरे में आने पर किसी भी हमलावर को मार सकते हैं, तो इस घटना में हमलावर को ट्रंप पर गोली चलाने से पहले उन्होंने मारा क्यों नहीं, और हमलावर को इतना बड़ा मौका उन्होंने कैसे दे दिया, जबकि वो सब कुछ जानते थे। तो सीक्रेट सर्विस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये उनकी लापरवाही है, ये उनकी गलती है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लगभग एक बार तो ऐसे समझ लीजिए कि मरवा ही दिया था। अब आपको बताते हैं कि वो कैसे बाल बाल बचे। ये तस्वीर आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का सिर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप उस समय ना हिले होते, उन्होंने अपना सिर ना हिलाया होता, तो ऊपर वाली तस्वीर देखिए, ये जो गोली है वो इनके डोनाल्ड ट्रंप के सिर में से होते हुए बाहर निकल जाती। यानी ये गोली डोनाल्ड ट्रंप के सिर में लगती, कान को छेदते हुए, कान को भेदते हुए उनके सिर में से निकल जाती है गोली। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो चेहरा है, अपना सिर जो है वो सीधा रखा होता तो। लेकिन गोली चलने से 1 सेकंड के भी 100वें अंश को आप समझ लीजिए, उससे पहले उन्होंने अपना चेहरा हटा लिया, और क्योंकि उनका जो सिर था उसने अपनी पोजीशन बदल दी, इसलिए ये गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई और वो बाल बाल बच गए। यहां आप देख सकते हैं कितने करीब से वो गोली निकली है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप का सिर सीधा रहा होता उस समय, तो ये गोली उनके सिर के अंदर से होकर निकलती। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यह हमला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है? तो हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे जो इस दावे को खारिज करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई नेता इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, और किसी के पास कोई वो जो 20 साल का हमलावर था वो भी ऐसा नहीं था कि उसे अपने निशाने पर इतना भरोसा हो कि वो ये तय कर ले कि सिर्फ कान को छूते हुए गोली निकल जाएगी। पहला कारण यह है कि यह हमला राइफल से हुआ है, और राइफल से जब कोई हमला होता है तो उसमें सटीक निशाना बहुत कम लगता है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इसलिए अगर कोई इतना बड़ा नेता खुद पर हमला करवाए तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि यह हमला राइफल से हो, क्योंकि राइफल से अक्सर निशाना चूक जाता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इसलिए इस बात की संभावना ना के बराबर है कि यह हमला खुद ट्रंप ने करवाया होगा। दूसरा, यह दावा भी गलत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की मदद से खुद पर यह हमला करवाया, क्योंकि सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत काम करती है। इसलिए यह पूरी तरह से असंभव बात होगी कि सरकार ने ट्रंप के साथ मिलकर उन पर यह जानलेवा हमला कराया होगा, क्योंकि सरकार बाइडेन जो है ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तीसरी बात, यह दावा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी को पहले ही सुनिश्चित कर चुके हैं। उनका जीतना लगभग पहले ही तय माना जा रहा है, और प्राइमरी चुनाव में उनके पास 2265 डेलीगेट्स के वोट पहले से ही है, जो ये सुनिश्चित करता है कि उनके लिए यह काम बहुत मुश्किल नहीं होगा चुनाव जीतना। अगली बात, डोनाल्ड ट्रंप को इस बार चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति की लहर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सर्वे में लोग उन्हें ही अगला राष्ट्रपति बनाने पर राजी हैं और उन्हें अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। और पहले डिबेट में 67% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और सिर्फ 33% लोगों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन किया है। और इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पहले से पता है कि चुनाव उनके पक्ष में झुका हुआ है, तब वो अपनी हत्या की साजिश करके अपनी जान को इतने बड़े खतरे में कभी नहीं डालेंगे, इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे। और अगला बड़ा पॉइंट यह है, अगर यह हमला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कराया होता तो इसके लिए एक ऐसे हमलावर को कभी नहीं चुनते जो उन्हीं की पार्टी का एक रजिस्टर्ड वोटर है। इस हमलावर का नाम था थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, और इस लड़के की उम्र सिर्फ 20 साल है। जिस राइफल से इस लड़के ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया, वो राइफल इस लड़के के पिता की थी, और इस लड़के का घर पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क में था, जहां से घटनास्थल की दूरी 40 किलोमीटर है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने वर्ष 2021 में अपना वोटर रजिस्ट्रेशन उस रिपब्लिकन पार्टी के लिए करवाया जिसके नेता खुद डोनाल्ड ट्रंप है। और इसीलिए आप खुद सोचिए कि ट्रंप अपनी पार्टी के एक वोटर से खुद पर जानलेवा हमला आखिर क्यों करवाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि यह लड़का पेंसिल्वेनिया के एक स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य था जहां एक शूटिंग रेंज है, और कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया है कि यह लड़का अपने निशाने में काफी कमजोर था। इसका निशाना अक्सर चूक जाया करता था और फायरिंग के दौरान इस लड़के का निशाना ज्यादातर मामलों में हमेशा चूक जाता था। और शायद 13 जुलाई की घटना में भी ऐसा ही हुआ और यह अपने निशाने से चूक गया लड़का, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई। और इस लड़के के बारे में 4 और बातें पता चली हैं हमें। पहली बात यह लड़का पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और इसे वर्ष 2022 में एक नेशनल स्टार अवार्ड मिला था। दूसरा, स्कूल में यह लड़का काफी शांत रहता था और इसके कपड़ों के लिए अक्सर इसका मजाक उड़ाया जाता था। तीसरा, इसके माता पिता के बीच राजनीतिक मतभेद थे। पिता रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक थे और मां डेमोक्रेटिक पार्टी की समर्थक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण दोनों के बीच में काफी झगड़े होते थे, जिससे यह लड़का भी परेशान रहता था। और यही वजह है कि इस लड़के ने अपना रजिस्ट्रेशन तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए करवाया, लेकिन लगभग 1250 रुपए का चंदा उसने जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को दिया। और जिस वक्त इस लड़के ने ट्रंप पर हमला किया, उसके बाद सीक्रेट सर्विस ने वहीं पर इस लड़के को जान से मार दिया, यानी उसके ऊपर गोली चला दी। और अब सीक्रेट सर्विस और FBI ये कह रही है कि उसे इस हमले का कारण अब भी पता नहीं है। Take a look at what happened. एक और नई बात, क्या आप विश्वास करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले की भविष्यवाणी आज से 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। 4 महीने पहले एक पादरी जिनका नाम है ब्रैंडन बिग्स, उन्होंने कहा था कि परमात्मा ने उन्हें बताया है कि ट्रंप पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है जिसमें गोली उनके कान को चीरते हुए निकल जाएगी, लेकिन इस हमले में वो बच जाएंगे और इसके बाद अमेरिका की जनता उन्हें चुनाव जिताकर फिर से राष्ट्रपति बनाएगी। और जो कुछ इस फादर ने कहा, इस प्रीस्ट ने जो कुछ कहा 13 जुलाई को, वो बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ और गोली ट्रंप के कान को चीरते हुए वाकई में निकल गई। इस प्रीस्ट ने क्या भविष्यवाणी की थी वो भी देख लीजिए। तो देखिए, इस प्रीस्ट ने जो कुछ कहा है, मार्च के महीने में उसने ये बात कही है, और जो वो बात बता रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उसने ये सब कुछ होते हुए पहले से ही देख लिया था। हालांकि इस भविष्यवाणी से अलग अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक 3 बार ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर चुनाव के दौरान हमला हुआ है, जिनमें वर्ष 1968 के हमले में रॉबर्ट F कैनेडी का निधन हो गया था, जबकि वर्ष 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट और वर्ष 1972 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज वेलेस पर भी हमला हुआ था। लेकिन इन चुनावों में हमलों के बाद भी वो हार गए थे, यानी उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली और उन्हें चुनाव में जनता से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिली हमले के बावजूद। रॉबर्ट F कैनेडी अमेरिका के बहुत बड़े नेता थे और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, लेकिन जब एक हमले में उनकी हत्या हुई तो अमेरिका के लोगों ने उनकी हत्या के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं जिताया, बल्कि अमेरिका के लोगों ने उस समय रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बना दी और राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन। और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में इस तरह के हमलों से नेताओं को सहानुभूति नहीं मिलती और ना ही वो ऐसे हमलों के बाद चुनाव में इसे कोई जीतने की गारंटी माना जा सकता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड, 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले और 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या का कारण अमेरिका का गन कल्चर है। और सोचिए, जिस अमेरिका में अब बंदूक की गोलियां ATM जैसी वेंडिंग मशीन से कहीं भी बाजार में खुलेआम लोगों को मिल जाती हैं, जहां कारतूस खुलेआम मिल रहा है, वहां ऐसे हमले नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां कोई भी बंदूक खरीद सकता है। अब आप देखिए कि इस हमले का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। पहली बात, अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे पुराना, सबसे परिपक्व लोकतंत्र बताता है, लेकिन इस लोकतंत्र में वो अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रक्षा तक नहीं कर पाता। आपको याद होगा, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव में हार गए थे तो उनके समर्थकों ने वहां की संसद पर हमला कर दिया था और वहां दंगे हो गए थे। तो ये कैसा लोकतंत्र है, और ये अमेरिका दूसरे दुनिया के जो दूसरे देश हैं उन्हें लोकतंत्र पर लेक्चर देता है। अगला पॉइंट, अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, कहता है कि उसकी सुरक्षा को कोई भेद नहीं सकता,
लेकिन इस घटना ने अमेरिका में सुरक्षा की पोल खोल दी है और 9/11 के हमले में भी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की ऐसे ही पोल खोली थी सुरक्षा की। जो अमेरिका ने हॉलीवुड जैसी फिल्मों को बनाकर पूरी दुनिया में अपना एक माहौल बनाया है कि वो सुपर पावर है, उन्हें कोई भेद नहीं सकता, ये उस गलतफहमी को दूर करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहा करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और मौजूदा दौर में विश्व का कोई भी नेता उनके आसपास तक नहीं है फॉलोअर्स के मामले में। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर फॉलोअर्स 3 करोड़ बढ़ गए हैं। 3 करोड़ फॉलोअर्स एक्स पर उनके बढ़ गए हैं। वर्तमान में सत्ता में मौजूद नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का नंबर आता है, जिनके 3 करोड़ 81 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनका प्रधानमंत्री मोदी से दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति के एक्स पर 2 करोड़ 15 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूएई के राष्ट्रपति के 1 करोड़ 12 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर भारत के नेताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के किसी भी नेता से बहुत आगे हैं। मोदी के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 करोड़ 75 लाख फॉलोअर्स हैं। जबकि राहुल गांधी केजरीवाल से पीछे हैं, उनके 2 करोड़ 64 लाख फॉलोअर्स हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अगर राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, एमके स्टालिन, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला, इन सब के फॉलोअर्स को हम मिलाकर जोड़ दें तो भी वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी पीछे रहेंगे। और नरेंद्र मोदी एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पूरी दुनिया के 7वें व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा 18 करोड़ 97 लाख फॉलोअर्स एक्स के मालिक इलॉन मस्क के हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं, जिनके एक्स पर 13 करोड़ 17 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फेमस सिंगर जस्टिन बीबर, रिहाना और केटी पेरी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है।